हेलो गाइस, स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद एके सर में। आज हम बताने जा रहे हैं बीए प्रोग्राम के थर्ड सेमेस्टर का हिस्ट्री। क्वेश्चन है, न्यायांकन प्रणाली के विशेष संदर्भ में विजयनगर साम्राज्य की प्रशासनिक व्यवस्था का मूल्यांकन कीजिए। तो गाइस, उससे पहले मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। विजयनगर कालीन राजतंत्र और प्रांतीय व्यवस्था के प्रसंग में न्यायांकन व्यवस्था का उल्लेख आवश्यक है। यानी ये न्यायांकन व्यवस्था जो है, ये चोल युग और विजयनगर के राजतंत्र के बीच सबसे बड़ा अंतर ही न्यायांकन व्यवस्था कहलाता है। यानी इन दोनों के बीच का जो अंतर है, उन्हीं व्यवस्था को न्यायांकन व्यवस्था कहा जाता है। इस व्यवस्था की उत्पत्ति, इसके वास्तविक स्वरूप और व्याख्या के संबंध में इतिहासकारों में बड़ा विवाद। यानी इसका जो उसका उत्पत्ति कैसे हुआ, इसका वास्तविक स्वरूप क्या है और इसका व्याख्या कैसे किया जाए, इसको लेकर के इतिहासकारों में बड़ा विवाद है। कुछ इतिहासकारों का कहना है कि विजयनगर कालीन सेनायकों को नायक कहा जाता, मतलब विजयनगर के कालीन में सेनाओं को नायक कहा जाता था। जबकि कुछ इतिहासकारों का विचार है कि ये नायक वस्तु भू सामंत थे। भू सामंत का मतलब हुआ जो राजा अधिकारियों को काम के बदले, सेना को काम के बदले उनको अधीनस्थ मतलब भूमि दिया जाता था और उस अधीनस्थ सेना के रखरखाव के लिए विशेष भूखंड दे देता था। मतलब कोई एक इलाका है जो सेना को दे दिया जाता था उसे रखरखाव के लिए, जो अमरम कहलाते थे। अब ये अमरम क्या है? भूमि का उपभोग करने के कारण इन्हें अमरम नायक भी कहा जाता, मतलब जो उसे भूखंड दिया जाता था और उसका उपभोग जो करते थे सेना, उन्हें अमर नायक भी कहा जाता था। यानी 16वीं शताब्दी के मध्य में इन नायकों की संख्या लगभग 200 थी। यानी 16वीं शताब्दी में जो नायक थे उनकी संख्या लगभग 200 थी और इन नायकों को सबसे अधिक तमिलनाडु में नियुक्त किया था। मतलब ये नायक जो है वो सबसे ज़्यादा तमिलनाडु में उसको नियुक्त किया गया था। तमिल प्रदेश की अधिकांश भूमि को अमरम के रूप में नायकों को वितरित कर दिया गया था। मतलब तमिल का जो भूमि था, जगह था, वो ज़्यादातर अमरम के रूप में नायकों को बांट दिया गया था और इस अमरम भूमि का नायक पूरी तरह से स्वयं उपभोग नहीं कर सकता। मतलब जो उनको दे दिया गया था भूखंड या ज़मीन, उसको जो वितरित किया गया था, उनका जो है नायक स्वयं उपभोग नहीं कर सकता था, बल्कि अमरम भूमि का उपभोग करने के संबंध में उसको 2 प्रमुख दायित्व होते थे। यानी उसको उपभोग करने के बदले उनके 2 प्रमुख दायित्व होते थे। पहला दायित्व यह है कि इससे प्राप्त आय के एक अंश को उन्हें केंद्रीय खजाने में जमा कराना पड़ता था। मतलब जो भी आय होता था उसका एक अंश राजा यानी केंद्रीय खजाने में उसको जमा करवाना पड़ता था, जहाँ राजा होता था। दूसरे, उन्हें इसी भूमि की आय से राजा की सहायता के लिए एक सेना रखनी थी। मतलब उस भूमि से जो उन्हें राजस्व प्राप्त होता था, उसी आय से राजा के लिए एक सेना रखना पड़ता था, सेना का एक टुकड़ी। और प्रत्येक नायक के अंतर्गत रहने वाली सेना का निर्धारण राजा स्वयं करता था। यानी नायक तो है, लेकिन उसके अंदर जो सेना होगा उसका राजा स्वयं निर्धारण करता था। सामान्यतः नायकों की सेना की संख्या और केंद्र को भेजे जाने वाला राजस्व का अंश अमरम भूमि के आकार पर निर्भर करता था। मतलब अमरम भूमि कितना बड़ा है, कितना राजस्व होगा, कितना राजा को भेजा जाएगा यानी केंद्रीय खजाने में, ये उस पर निर्भर करता था। इसके अतिरिक्त नायकों को अपनी अमरम भूमि में शांति और सुरक्षा बनाए रखने और अपराधों को रोकने का दायित्व भी स्वयं वहन करना पड़ता था। मतलब जो नायक होता था, जिसको जो भूमि आवंटित करते थे, उसमें अपराधों को रोकने का दायित्व स्वयं उसे वहन करना पड़ता था। और उनके अधिकार क्षेत्र में यदि कहीं चोरी या लूटपाट की घटना हो जाती तो उसकी क्षतिपूर्ति भी उन्हें करना। अगर उसके जैसे मान के चलो किसी को बांट दिया गया, किसी नायक को, अगर उस इलाके में कोई चोरी या लूटपाट हो जाती है तो उसका क्षतिपूर्ति भी उसी नायक को ही करना पड़ता था। यदि नायक अपने इन दायित्वों का निर्वाह नहीं कर पाते थे तो उनका प्रदान किए गए भूखंड को जब्त किया जा सकता था।
यानी किसी नायक को अगर अपने दायित्व को निर्वाह नहीं कर पाता था सही तरीके से, तो उन्हें जो दिया गया भूखंड था या प्रदान किया गया भूखंड था राजा की तरफ से, उन्हें जब्त कर लिया जाता था। कभी कभी नायकों को शारीरिक रूप से दंडित भी किया जाता था, मतलब कोई कोई नायक ऐसा हो जाता था जिसको दंडित भी किया जाता था, परंतु उन्हें मृत्यु दंड देने का कोई प्रमाण नहीं मिलता है। नायक की स्थिति प्रांतीय गवर्नर की तुलना में निम्न होती है, यानी नायक की स्थिति क्या क्या हो सकती है गवर्नर की अपेक्षा में। तो पहला पॉइंट इनका, प्रांतीय गवर्नर प्रांत में राजा का प्रतिनिधित्व होता था, यानी प्रांतीय गवर्नर जो है वो किसी भी प्रांत में राजा का प्रतिनिधि होता था और वहाँ राजा के नाम से शासन करता था। मतलब वो जो गवर्नर होता था वो जिस प्रांत में भी जाएगा वो राजा के नाम से ही शासन करता था, जबकि नायक केवल एक सैनिक सामंत होता था, यानी नायक जो एक केवल सैनिक की तरह होता था और उसे केवल अपने सैनिक एवं वित्तीय दायित्वों की पूर्ति के लिए कुछ जिले या प्रदेश प्रदान कर दिए जाते थे। मतलब अपने वेतन और उसके साथ जो खर्चा वगैरह होता था सैनिकों को इधर ले जाने में, ले आने में, जो भी चीज़ खाने पीने में, तो उनकी पूर्ति के लिए कुछ जिले या कुछ प्रदेश उनको दे दिए जाते थे। दूसरा है, गवर्नर की तुलना में नायक को अपने प्रदेश में कहीं भी अधिक स्वतंत्रता प्राप्त थी। मतलब गवर्नर की तुलना में नायक को ज़्यादा स्वतंत्रता प्राप्त थी, गवर्नर को कम था। और राज्य सामान्यतः नायंकर प्रदेशों के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप नहीं करता था। मतलब राज्य जो है वो नायंकर प्रदेश में के आंतरिक जो भी मामला हो, कुछ भी मामला हो सकता है आंतरिक, तो उसमें हस्तक्षेप नहीं करता था। और किसी विशेष परिस्थिति अथवा शासन के मामले में पूर्णतः अक्षम होने पर ही नायक को हटाया जा सकता है। मतलब कोई विशेष परिस्थिति हो गया, कोई दंगा हो गया, कुछ भी हो सकता है, तो इस परिस्थिति में अगर नायक नहीं कुछ कर पाता है तो उसे हटाया जा सकता है। तीसरा है, नायक को एक अमरम प्रदेश से दूसरे अमरम प्रदेश में स्थानांतरित करने के हमें प्रमाण नहीं मिलते, यानी उसका ट्रांसफ़र होने का कोई प्रमाण नहीं मिलता। यानी इस प्रदेश में है तो ट्रांसफ़र करके, स्थानांतरित का मतलब ट्रांसफ़र ये दूसरे प्रदेश में करने का कोई प्रमाण नहीं है। जबकि गवर्नर को प्रांतीय आवश्यकता के अनुसार, प्रशासकीय आवश्यकता के हिसाब से उसका ट्रांसफ़र किया जा सकता है, किया जाता था, या फिर पद मुक्त भी किया जा सकता था उनको, यानी पद से, गवर्नर पद से हटाया भी जा सकता था। उसके बाद चौथा पॉइंट है, गवर्नर की तुलना में नायक के उत्तरदायित्व भी कहीं अधिक थे। मतलब गवर्नर के तुलना में नायक का जो उत्तरदायित्व है, रिस्पॉन्सिबिलिटी जो होती है वो ज़्यादा था गवर्नर की अपेक्षा में नायक का। जंगलों को साफ कराना, कृषि योग्य भूमि विस्तार करना, यानी कृषि योग्य भूमि को बढ़ाना, विस्तार का मतलब बढ़ाना, कृषि एवं आम समृद्धि की रक्षा करना, उसके कुछ प्रमुख दायित्व थे ये सब। पांचवा है, गवर्नरों को प्रायः दंडनायक कहा जाता था। मतलब गवर्नर जो था उसको दंडनायक भी कहा जाता था और अधिकांशतः वे ब्राह्मण हुआ करते थे। मतलब ऊंची जाति के लोग हुआ करते थे जो गवर्नर होते थे, परंतु ब्राह्मण नायक होने से दृष्टांत हमें बहुत थोड़े मिलते थे। मतलब इसका भी दृष्टि बहुत कम मिलता था। छठा पॉइंट ये है कि प्रांतीय गवर्नरों द्वारा अपने पदों को आनुवंशिक बना लेने का हमें कोई दृष्टांत नहीं मिलता है, परंतु नायकों के पद धीरे धीरे आनुवंशिक होते हैं। मतलब ये नहीं है, गवर्नर का जो पद था उसमें ये नहीं था कि उसका पीढ़ी दर पीढ़ी गवर्नर ही बनेगा, लेकिन जो नायक थे उनका वंशानुगत हो गए थे, यानी उनके पीढ़ी दर पीढ़ी बन सकते थे नायक। तो ये वीडियो यहीं से समाप्त होता है। आई होप ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए, और वीडियो अच्छी लगी हो तो कमेंट करके जरूर बताना। धन्यवाद।